हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। मैं रविकांत सिंह आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं और काफ़ी कुछ हमने पढ़ चुके थे और हमने लास्ट क्लास में आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैंने बताया था कि कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीख रहे हैं और जिसकी चार मेथड्स होते थे, मैंने चारों मेथड आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो आज हम लोग बात करते हैं कि कंसिस्टेंसी के बारे में डिस्कस किया जाता है। कंसिस्टेंसी क्या होती है? तो जैसा कि मैं पहले भी थोड़ा सा आपको हिंट दे चुका हूं, जैसे मान लिया हमारे पास दो इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, तो एक दो वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अगर दो वेरिएबल का इक्वेशन में पढ़ना है तो दो इक्वेशन भी होनी चाहिए, तभी तो हम उसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो जैसे मान लिया कि a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है, वेरिएबल यहाँ x y है और a1 b1 c1 क्या है, कांस्टेंट्स है। फिर दूसरा इक्वेशन क्या होगा, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। ये हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है। अब कहता है कि अब इनकी कंसिस्टेंसी के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो चलिए, अब ये जो दो इक्वेशन दिए गए हैं, इट इज कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट होगा और उनके सॉल्यूशन यूनिक होगा। एक सॉल्यूशन आएगा, कब आएगा, जब a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर जो हमारा इसके कोफिशिएंट्स हैं x और y के, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आता है। हमने पहले पढ़ चुके हैं इसमें कि क्या होता है, अगर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आता है तो उस केस में क्या होता है, हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। तो इसी केस को हम लोग क्या बोलते हैं कि सिस्टम हमारा जो है कंसिस्टेंट है। जो भी इक्वेशन दिए गए हैं ये हमारे क्या है, कंसिस्टेंट है, और उससे क्या मिलेगा, हमको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब ये केस फुलफिल होगा। अब ये केस जो है a1 upon a2 does not equal to b1 upon b2, it shows that the lines जो रिप्रेजेंट कर रही है 1 और 2, ये क्या बताती है कि ये पैरेलल नहीं है। पैरेलल नहीं है इसका मतलब वो एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्योंकि इसका यूनिक सॉल्यूशन आने का मतलब है वो दोनों लाइंस कैसी हैं, एक दूसरे को एक जगह इंटरसेक्ट करेंगी। जैसे मान लिया एक लाइन ये है और एक लाइन हमारी ये है, तो ये इस लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है, तो दोनों क्या हुआ है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसका मतलब इनको यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है और देखने से भी लग रहा है कि क्या है, पैरेलल नहीं है। चलिए अब हम दूसरे केस की बात करते हैं। क्या होगा इस केस में, इट इज कंसिस्टेंट। इस केस में भी ये कंसिस्टेंट होगा और इसके क्या आएंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आएंगे। जैसे अभी क्या था, यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन आ रहा था, इसमें क्या आएगा, ये इनकंसिस्टेंट होगा और कंसिस्टेंट होगा और इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आएंगे। तो ये कब आएगा, हमने आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन बताया था कि कब आएगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये केस हमारा हो रहा है तो उस केस में हमारा ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आएंगे। इस केस में क्या होगा, जो लाइन 1 और 2 है ये कोइंसिडेंट होंगी। कोइंसिडेंट का मतलब एक ही जगह इंसिडेंट हो रही होंगी। जैसे कि अगर हमारा एक लाइन ये है, पहली लाइन मान लिया ये है, तो दूसरी लाइन क्या होगी, जस्ट इसी के ऊपर ऊपर जाएगी, ये हमारी दूसरी लाइन है। तो ये क्या है, अब देखिए हर एक पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही है। इसका मतलब ऐसे कितने पॉइंट्स मिलेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे जिसपे एक दूसरे को टच कर रहे होंगे या कट कर रहे होंगे। इसका मतलब इसके कितने सॉल्यूशंस आते हैं, इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। चलिए अब जो लास्ट और थर्ड केस है, पहले दो केस में कंसिस्टेंट हो गया, अब एक में कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन और दूसरे में कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब लास्ट जो केस आता है, इसमें क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। इनकंसिस्टेंट इसका मतलब है कि इसमें कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिलने वाला है। तो कंडीशन क्या होगी, अगर हमने a1 by a2 का रेशियो निकाला, b1 by b2 और c1 by c2 निकाला और इसमें a1 by a2 is equal to b1 by b2 मिल जाए, लेकिन ये दोनों रेशियो जो है c1 by c2 के इक्वल ना आ रही हो, तो ऐसे केस को क्या बोलेंगे, इस केस में हमारा सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। और इस केस में क्या होगा, जो लाइंस होंगी ये फर्स्ट और सेकंड, ये कैसी लाइंस होंगी, ये पैरेलल लाइंस होंगी। पैरेलल मतलब एक लाइन ये है तो दूसरी लाइन क्या होगी, ये होगी।
तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो कोई सॉल्यूशन मिलना ही नहीं है। तो इसका मतलब इस केस में क्या होगा, ये पैरेललिटी की कंडीशन है, तो इसमें दो लाइंस क्या होंगी, ऑलवेज पैरेलल होंगी और नॉन कोइंसिडेंट होंगी और कभी भी एक दूसरे को इंसिडेंट नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी इस केस में। ठीक है, ये हमारा क्या था, लाइंस की कंसिस्टेंसी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। नोट कीजिए, फिर आगे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इस पे। चलिए हम बात करते हैं कि दो क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सो दैट फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब इसकी यूनिक सॉल्यूशन है, इसको शो कीजिए। ठीक है, देखिए जैसे इस इक्वेशन को बोलता है कि इसकी यूनिक सॉल्यूशन है, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए, दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए। ये क्या होगा, 2x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 हो गई। और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब क्या करिए, इसको कंपेयर कीजिए किसके साथ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। बाय कंपेयरिंग, जब आप कंपेयर करोगे तो यहां से आपको क्या मिलेगा, a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू -6, a2 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू 1 और c2 की वैल्यू -1। ठीक है, हमने कंपेयर कर लिया, ये वैल्यू निकाल ली, इससे इन दोनों इक्वेशन को इससे कंपेयर किया। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, रेशियो फाइंड करते हैं किसका, a1 बाई a2 का, ये आएगा 2/1 एंड b1 बाई b2, ये क्या आएगा -3/1। तो देखने से भी लग रहा है हियर a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, क्योंकि ये a1 बाई a2 और b1 बाई b2 इक्वल नहीं है, hence equation has unique solution। इसका मतलब जो दोनों इक्वेशन दिए गए हैं उसके क्या आएंगे, यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको चीज समझ में आ गई, पहले जो भी इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लिखा। फिर हमने क्या किया, यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमें कंडीशन क्या करनी पड़ेगी, a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ये प्रूफ करना होगा। हमने a1 बाई a2 वैल्यू निकाली 2 आ गई, b1 बाई b2 वैल्यू निकाली -3 आ गई। क्या दोनों इक्वल हैं, नहीं इक्वल हैं, इसका मतलब ये इस दोनों इक्वेशन के क्या सॉल्यूशन आएंगे, यूनिक सॉल्यूशन आएंगे। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका अलग है। अब इसमें बोलता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन। कौन सी k की वैल्यू के लिए ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे। चलो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, x माइनस ky माइनस 2 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1, 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 आ गया। तो हमें यहाँ से कंपेयर अब सीधे कर लेते हैं, आपको बार बार वो इक्वेशन नहीं लिखनी होती। a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू -k, c1 की वैल्यू -2, a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू 5। Since system has unique solution, hence a1 by a2 does not equal to b1 by b2, implies that a1 by a2 क्या है 1/3 does not equal to b1 by b2 minus k by 2, implies that k does not equal to
-2/3। इसका मतलब है k को बस -2/3 छोड़ दीजिए, बाकी सबके लिए क्या आएगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन k डज नॉट इक्वल टू -2/3, यही इसका आंसर हो गया। नोट कीजिए, फिर आगे कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ ये क्वेश्चन दिया हुआ कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। दो इक्वेशन दी गई, कहता है इसको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, उसके लिए k की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, हम जो भी इक्वेशन दिया गया उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा k - 1 * x + 3y - 7 = 0। ये इक्वेशन 1 हो गया। अगला इक्वेशन हो जाएगा k + 1 * x + 6y - 5k - 1 = 0। ये इक्वेशन 2 हो गया। और फिर हमारा काम क्या होता है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकालना। हियर a1 = k - 1, b1 3, c1 - 7, a2 k + 1, b2 6, c2 -5k - 1। ठीक है, तो फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, क्या कंडीशन मैंने बताई थी, मैंने बताया था a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। हमने क्या किया, वैल्यू रख दी, k - 1 अपॉन k + 1 = 3/6 ये माइनस प्लस हो जाएगा 7 अपॉन 5k - 1। अब देखिए हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, एक बार हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, एक बार इन दोनों को कंपेयर करेंगे, देखते हैं कि आंसर सेम आता है कि नहीं आता है। आंसर सेम ही आएगा। फ्रॉम फर्स्ट = सेकेंड, तो k - 1 अपॉन k + 1 = 1/2। यहां से क्या मिलेगा, 2k - 2 = k + 1। यहां से k इधर आ गया, k 2 इधर चला गया, k = क्या मिल गई, 3। ठीक है, k की वैल्यू यहां से 3 मिल गई। अगर हम दूसरे और तीसरे को कंपेयर करते हैं, फ्रॉम 2 = 3, तो यहां से क्या हो जाएगा, 1/2 = 7 अपॉन 5k - 1। तो 5k - 1 = 14, तो 5k = 15। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 3। इसका मतलब है कि अब आप चाहे इन दोनों को भी कंपेयर कर लोगे तो भी k की वैल्यू वही 3 ही आएगी। इसका मतलब k की वैल्यू क्या हो गई, 3 हमारा ये सॉल्यूशन हो गया। नोट कीजिए। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि सो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंट का केस क्या था, कंडीशन क्या थी, इनकंडीशन का मतलब, इनकंसिस्टेंट का मतलब हो गया कि दोनों लाइन क्या होती हैं, पैरेलल हो जाए, एक दूसरे को कट ही ना करे, तो वो केस थी हमारी इनकंसिस्टेंसी की। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए, 2x + 7y - 11 = 0। ये इक्वेशन 1 हो गई। और ये हो गया 5x + 35/2 y - 25 = 0। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हमने क्या करते हैं, यहां से a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकालते हैं। a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 7, c1 की वैल्यू -11, a2 की वैल्यू 5, b2 की वैल्यू 35/2 और c2 की वैल्यू
-25। ठीक है, चलिए अब हम रेशियो निकालते हैं। A1/A2 इज इक्वल टू 2/5, B1/B2 इज इक्वल टू 7/35/2 चला जाएगा ऊपर, ये क्या आ जाएगा 2/5, एंड C1/C2 निकाला हमने, ये आ गया 11/25। अब यहां से देखा हमने तो हमको क्या मिल गया, A1/A2 ये क्या है B1/B2 के इक्वल है। क्या ये C1/C2 के इक्वल है? नहीं है। जब ये कंडीशन हमारी हो गई तो हम लिख सकते हैं hence the given system of equation is inconsistent। तभी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, मतलब इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएंगे। नोट कीजिए और क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। बी क्वेश्चन कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब हमें इनकंसिस्टेंटी इसको प्रूफ करना होगा। प्रूफ क्या करना होगा, प्रूफ दिया हुआ है और किस मतलब कंसिस्टेंट दिया हुआ है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब वो कंडीशन है कि जिसके लिए इसके कोई सॉल्यूशन नहीं आएंगे, लेकिन p की वैल्यू कौन सी वैल्यू के लिए वो सॉल्यूशन आएगा वो हमें निकालना है। तो देखो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। तो px प्लस 3y माइनस p माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 हो गई। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी 12x प्लस py माइनस p इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब दूसरा काम हमारा क्या होता है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 वैल्यू निकालना है। a1 की वैल्यू p, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू माइनस p माइनस 3, a2 की वैल्यू 12, b2 की वैल्यू p, c2 की वैल्यू माइनस p। ठीक है, फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। चलो a1/a2 वैल्यू लिखते हैं, p/12 इज इक्वल टू 3/p डज नॉट इक्वल टू p माइनस 3/p। ठीक है, चलो हम क्या करते हैं, पहले दो को कंपेयर कर लेते हैं, इन दोनों को। तो p/12 इज इक्वल टू 3/p implies that p स्क्वायर इज इक्वल टू 36। यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 6। ठीक है, तो अब अगर हम p की वैल्यू प्लस 6 लेते हैं तो 6/12 1/2 3/p 1/2। अब देखो फॉर p इज इक्वल टू प्लस 6, इसकी वैल्यू निकालिए पूरे की, इसकी इक्वेशन 1 की। तो 6/12 इज इक्वल टू 3/6 डज नॉट इक्वल टू 6 माइनस 3/6, ये हो गया 1/2 इज इक्वल टू 1/2 डज नॉट इक्वल टू 1/2। ये तो कंडीशन फेल हो गई क्योंकि ये 1/2 के इक्वल होगा ना, तो ये नॉट इक्वल आ गया। तो
इसका मतलब hence p is equal to 6 is not the value, p equal to 6 उसकी वैल्यू नहीं। अब हम चेक करते हैं for p is equal to -6, तो यहां रखिए -6/12 is equal to 3/-6 does not equal to -6 -3/-6, ये हो गया -1/2 is equal to -1/2 does not equal to -9/6 -3/, this is the condition for no solution, hence p is equal to 6। यही p is equal to 6 इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, यही p is equal to 6 इसका फाइनल आंसर होगा। तो ये समझ में आ गया। मतलब जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको जो वैल्यू, अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे वैल्यू निकाल के यही आंसर बोल दिया, ऐसा नहीं करेंगे। आपको फिर इस कंडीशन में रख के चेक करना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं होगा कि दो वैल्यू आ रही है, कोई एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, जैसा कि यहाँ पे हुआ। आपको दो केस बनाने पड़ेंगे, केस 1 यहाँ पे, फिर केस 2। ठीक है, अब चेक करना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। अगर जो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है उसको हमें आंसर से रिजेक्ट निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब p इक्वल टू +-6 में से +6 हट गया, -6 केवल हमारा आंसर आएगा, जिसके लिए इसके क्या आएंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएंगे। p इक्वल टू 6 के लिए कौन सा सॉल्यूशन होगा, p इक्वल टू 6 के लिए क्या आएगा, p इक्वल टू -6 के लिए नो सॉल्यूशन आएगा, और p इक्वल टू 6 के लिए क्या आएगा, देखो इक्वल हो जा रहा है, इसका मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है। जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारा इस फॉर्म का हो, a1x + b1y = 0 और a2x + b2y = 0, मतलब इसमें कांस्टेंट टर्म 0 हो, तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजेनियस इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजेनियस इक्वेशन हैज ओनली सॉल्यूशन। इसका केवल एक सॉल्यूशन आएगा, x, 0 y = 0। जब होगा तब होगा जब a1/b1 does not equal to a1/a2 does not equal to b1/a2, a1/a2 does not equal to b1/b2। तो के कंडीशन क्या होगी, जब हमारे पास ये कंडीशन आएगी, ये इक्वेशन दिया हो और ये कंडीशन आ गई a1/a2 does not equal to b1/b2, तो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ओनली वन सॉल्यूशन, केवल एक सॉल्यूशन आएगा, एंड सिस्टम इज कंसिस्टेंट, और सिस्टम हमारा क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। दूसरा केस क्या होगा, जब a1/a2 दो ही केस बन सकते हैं, या तो बराबर नहीं होगा या तो बराबर होगा। जब a1/a2 b1/b2 के बराबर हो जाएगा, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तब इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएगा, और इस कंडीशन में भी हमारा सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट ही होगा, क्योंकि मैंने बताया, पहले भी देख चुके हैं कि यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या आता है, कंसिस्टेंट आता है, बस नो सॉल्यूशन के लिए क्या आता है, इनकंसिस्टेंट आता है। नोट कीजिए, एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको खत्म करते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं होमोजेनियस इक्वेशन पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे आपको होमोजेनियस है कि नहीं, ऐसे पता चलेगा कि 4x + 5y = 0 दिया हुआ है, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। यहाँ पे kx + 10y = 0 दिया हुआ है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 4x + 5y = 0, ये हमारा इक्वेशन 1 गिवन है। दूसरा इक्वेशन है kx + 10y = 0, ये दूसरा इक्वेशन है, और हमने निकाल लिया a1 = 4, b1 = 5, a2 = k, b2 = 10 for infinitely many solution
अभी हमने केस बताया, क्या बताया कि a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। a1 by a2 4 by k इज इक्वल टू 5 by 10, तो ये हो गया 5 2 या 10, तो k की वैल्यू क्या आ गई 8। इसका मतलब k इज इक्वल टू 8 होगा। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के क्या आएंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज हमने कंसिस्टेंसी पे बेस्ड क्वेश्चंस किया, कंसिस्टेंसी के बारे में जाना, और अब इस चैप्टर में बस एक ही चीज बची है, वो है वर्ड प्रॉब्लम्स। तो उसमें कई टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोग को डिस्कस करने हैं, तो हम लोग करेंगे धीरे धीरे। थोड़ा टाइम लगेगा इस चैप्टर में, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स में हमने बहुत सारे टाइप्स पढ़ने हैं। जैसे एज का पढ़ना है, फिर फ्रैक्शंस का पढ़ना है, फिर उसके बाद बोर्ड का पढ़ना है, बहुत सारे टाइप्स के पढ़ने हैं। तो जल्दी ही हम कोशिश करेंगे खत्म करने की। तो जो भी आज मैंने पढ़ा है उसको रिवीजन कर लीजिएगा। आज मैं कोई क्वेश्चन होमवर्क के लिए नहीं दे रहा हूँ, आप इसी क्वेश्चन की एक बार, दो बार, तीन बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं जब क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करूँगा तो उसके थ्रू आप इसकी प्रैक्टिसिंग कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।